Good morning, students. Today we are going to begin chapter 14, chemical effects of electric current. Basically, what is electric current? Let us understand with few examples. When we switch on, bulb start glowing. When we switch on, fan start rotating. When we switch on, TV start playing. When we switch on, AC start cooling the room. So these all the devices becomes functional when we switch on, just because of the flow of a quantity called electric current. So electric current is something that make these device functional. Basically, what is electric current? Electric current is the amount of charge flowing through a wire in a unit time. अगर एक सेकंड में किसी वायर से कुछ चार्ज फ्लो कर जाए तो इस फ्लोइंग चार्ज को जो यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर. इसकी यूनिट जो है एम्पियर है. एक साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम पर ये यूनिट बनती है एम्पियर. तो the SI unit of electric current is ampere. Now, on the basis of current flow, how many types of material do we know? We know the materials of two types, yani types of material. How many types of material we do have? On the basis of current flow, we can classify the material in two categories. Material को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. First category is conductor and second category is insulator. Although there is one more category called semiconductor, but that you will study in higher classes. So by now you can study the types of material as two, conductor and insulator. But one more category exists that we call semiconductor, that you will study in class 12. Now, what are conductors? Conductors are those material which allow the electric current to pass through them are called conductors. Those material which allow electric current to pass through them are called conductors. Example of conductors. Conductors के कुछ significant examples है silver, copper, gold, aluminium, iron, steel, brass एक्सेट्रा. ये सब हमारे जो है कंडक्टर है जिनमें से करंट पास हो सकता है. नाउ सेकंड है इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स वो जिनसे करंट पास नहीं हो सकता. दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स. इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं वुड, रबर, प्लास्टिक, कोल, ग्लास, बेकेलाइट, मेलामाइन एक्सेट्रा. ये सारे वो मटेरियल हैं जिनसे करंट पास नहीं हो सकता. स्टोन, ये सब वो हैं जिनसे करंट पास नहीं हो सकता. हेंस दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. वन मोर एग्जांपल इज डायमंड. डायमंड से करंट पास नहीं होता. नाउ टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. कंडक्टर मैंने बताया वो मटेरियल है जिनसे करंट पास हो सकता है. बट कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप. कंडक्टर दो तरह के होते हैं. पहले गुड कंडक्टर्स और दूसरे हैं बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स, और इनको हम रेजिस्टर्स भी कहते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर गुड कंडक्टर्स. गुड कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल व्हिच पास द इलेक्ट्रिक करंट वेरी इजीली. व्हेन करंट इज पास थ्रू दीज कंडक्टर्स दे डू नॉट गेट हीट अप मच. ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते. थोड़ी बहुत हीटिंग इनमें होती है बट ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते. इनके एग्जांपल है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम. जितने भी हमारे कनेक्टिंग वायर्स हैं वो सब इन्हीं मटेरियल के बनाए जाते हैं. जो भी सर्किट में वायर यूज करते हैं वो इन्हीं मटेरियल के होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स. बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स और रेजिस्टर्स ये वो मटेरियल है जिनसे करंट तो पास होता है बट विद डिफिकल्टी. यानी दोज मटेरियल or those conductor in which current can pass but not easily. You cannot pass easily. जिनसे करंट इजीली पास नहीं हो पाता उनको हम कहते हैं बैड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स
or resistors. इनके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, टंगस्टन, कुछ अलॉयज लाइक मैग्नेनिन, यूरेका, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन एटसेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल है। और याद रखें, ये वायर जब इन मटेरियल से करंट पास होता तो ये दहकने लगते हैं, इनमें बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है। दैट्स व्हाई दीज मटेरियल आर यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स। आप जो घर में बल्ब देखते हैं उसमें एक स्प्रिंग जैसा लगा होता है जिससे लाइट निकलती है, वो टंगस्टन होता है। आपके घर में हीटर है, हीटर में एक स्प्रिंग जैसा लगा होता है, जब उसमें करंट पास करवाया जाता तो दहकने लगता है, उससे बहुत सारी हीट निकलने लगती है, जिसको हम हीटिंग एलिमेंट या फिलामेंट कहते हैं। वो हमारा नाइक्रोम, मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटन या यूरेका में से किसी एक का हो सकता है, यानी अलॉयज का बना होता है। तो जिन मटेरियल से करंट मुश्किल से पास होता है, बैड कंडक्टर्स होते हैं, और बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स में करंट पास होने पर बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है। दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग डिवाइसेस। This is all about the material. Let us move on to the next topic. Now let us see the conduction in liquids. Like solids, some liquids also conduct electricity, and hence these are called conducting liquids. The common examples are salt water, tap water, lime juice, lemon juice, etc. These liquids which have some impurities or oxides dissolved in them or minerals dissolved in them are called conducting liquids. Note, distilled water is an insulator. If we take pure water without any impurity, then it is an insulator. It do not conduct electricity. But when a pinch of salt or certain impurity is added to it, then it becomes conductor. It start conducting the current. So we can say current can also pass through some liquids. These liquids are called conducting liquids. Now, the cause of conduction in liquids, how and why the current is passed in the liquids. In the liquids, when current is passed, certain chemical reactions takes place. It was first discovered by William Nicholson that when current is passed through water, hydrogen and oxygen bubbles get separated and stick to the two different terminals. These terminals are called electrodes, and this chemical reaction shows that when current is passed, water start conducting, or water charges get separated. These water charges or the charges in liquid are called ions. The positive charges are called positive ions or cations. The negative charges are called anions or negative ions. Now, the process of electrolysis. What is electrolysis? Electrolysis is a chemical process in which charges of a liquid get separated. This separation of charge in the liquid is called electrolysis. This is done by passing electricity, and we see if we have two electrodes in a separated in a liquid by a small distance and part of the electrodes are dipped in that liquid, then negative and positive charge get separated. The negative charge stick to the terminal which is electropositive, and the negative charge stick to the terminal which is electronegative. The terminal at which negative charge sticks is called cathode, and the terminal at which charge sticks is called anode. This anode serves like a positive terminal of battery, and cathode serves like negative terminal of battery. So this way we can see the electrolysis. Electrolysis is very much important in various processes like electroplating, galvanization. At last, we come on the last topic, that is electroplating. What is electroplating? Electroplating is an electrochemical process in which one metal is polished or coated with other metal by means of electricity. Or we can also define electroplating like the process of depositing a desired metal onto other material by means of electricity.
This process is called electroplating. What are the advantages of electroplating or why do we do electroplating? हम electroplating करते क्यों है? What are the advantages? Electroplating changes the chemical properties of material. जिस मटेरियल पर मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता हूं ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल देता है. नंबर 2, इट मेक्स मटेरियल शाइनी एंड रस्ट फ्री. ये जिस मटेरियल पर किया जाता है उसको शाइनी बना देता है और उसको रस्ट फ्री बना देता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेक्स मटेरियल स्क्रैच फ्री. इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मटेरियल स्क्रैच फ्री भी बन जाते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. कॉस्टली मटेरियल्स आर जस्ट प्लेटेड or just deposited in very small amount, so appearance remains like the costly material but it is the cheaper material. So electroplating reduces the cost. At last it makes material durable. जिस material पर मैं electroplating करता हूं उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ये वो ड्यूरेबल हो जाता है. तो these were 5 advantages of electroplating. Now some examples or some uses of electroplating, where the electroplating is used. Electroplating is commonly used in making cycles or bikes or automobiles. The rims, the handles and the part which are shining like chromium are not actually chromium. These are made of आयरन बाई आयरन इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम. ये आयरन के या स्टील के बनाए जाते हैं और इनके ऊपर हम क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं तो वो क्रोमियम जितने शाइनी हो जाते हैं. बट दीज आर नॉट क्रोमियम. बेसिकली क्रोमियम इज अ वेरी कॉस्टली मटेरियल विच इज स्क्रैच फ्री एंड विच इज वेरी शाइनी. बट if we make the handle totally of chromium it will be very costly. So to reduce the cost we just electroplate the iron with chromium, so appearance of chromium is seen but at the lower cost. Now in artificial jewelry industry, artificially जो ज्वेलरी बनाई जाती है उसमें हम इसको यूज करते हैं. यानी costly metals like gold, silver, platinum are coated on cheaper metals to make them shiny and precious. उनको कीमती और चमकदार बनाने के लिए हम उनके ऊपर गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम की कोटिंग करते हैं. तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी में बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. इन आयरन स्ट्रक्चर एंड ब्रिजेस, जिन जगह हम आयरन के स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आयरन इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल. But the problem with iron is that it is rusted when placed in humid conditions. So to make iron rust free, to make it durable or even more stronger, zinc is coated on iron. Iron के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है to make it durable and rust free. At last, food containers, जो हमारे फूड कैंस होते हैं, जो जहां पर हम मेटल कैंस यूज करते हैं फूड को कंटेन करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, these are generally made of iron. आयरन के होते हैं बट आयरन इज हाईली रिएक्टिव और ये फूड के साथ रिएक्ट करके उसको स्पॉइल कर सकता है, खराब कर सकता है. तो these food containers are electroplated with tin. Tin is less reactive and do not react with the food. So food containers are made of iron coated with tin. So this is all about the chemical effects of electric current. Thank you for